दिल नादान एपिसोड 30 नॉवल बाई अमन ईवा। हानिया की शादी और दाराम के रिसेप्शन की तैयारियां उरूज पर थीं। दाराम शाम को घर आया तो फ्रेश होकर शाहना बेगम के रूम में ही आ गया। एक साइड पर 2 सीटर सोफे पर असबा हादी को लिए बैठी थी, जैसे रानिया ने इन दिनों बिल्कुल इसी के हवाले कर रखा था। दाराम असबा के पास जा बैठा। हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, अब अपनी वाइफ की खुद करवा दे। ये तो मज़े से घूम रही है जैसे किसी और का रिसेप्शन है। रानिया ने इसे शॉपिंग दिखाते हुए कहा। दाराम जैसे ख्याल से चौंका था। मुझे इन्होंने पैसे नहीं दिए, कैसे शॉपिंग करती है, असबा ने मुंह बनाते हुए कहा। तो शाइना बेगम को सख्त जहर लगी थी, जबकि दाराम इसकी बात सुनकर कुछ शर्मिंदा होता शाइना बेगम को शाकी नज़रों से देखने लगा, जिन्हें इसने सबके लिए पैसे दिए थे और असबा भी सब में शामिल थी। वो खुद तो परेशान था इन दिनों बेला की वजह से। इसने कहा था यह सीरीज़ की शूटिंग कंप्लीट होते ही वो बाकायदा शादी करना चाहती है, तो तुम मांगती हैं खुद याद दिला देती कि शॉपिंग करनी है, हमारे साथ तो जाना अच्छा नहीं लगा तुम्हें, वो बिज़ी होता है, अब तुम बच्ची नहीं हो कि दूसरे एक एक बात का ख्याल रखे। शाइना बेगम ने इसे एहसास दिलाया कि ये इसी की गलती है। वो शाक सी इन्हें देखने लगी। उन्होंने कब कहा था साथ चलने का? मुझे ख्याल रखना चाहिए था। सॉरी, दाराम ने बात को ख़त्म करना चाहा था। रानिया को भाई का यूँ माजरत करना बुरा लगा था। किस बात पर सॉरी दाराम? ये काम लेडीज़ के होते हैं। ये असबा को सोचना चाहिए। इनफैक्ट जितना तुम बिज़ी हो, हमने तुम्हारी भी शॉपिंग कर ली। ये खुद हमारे साथ नहीं गई, हालांकि ये वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रानिया ने असबा को जताया तो वह घबरा गई। इससे कब किसी ने बताया कि ये काम भी इसी को करने हैं? घर में तो बिना कहे हर मौके पर असजद और किंजा इसकी तैयारी कर लेते थे। मुझे नहीं पता था आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड मांगा है तो तब दिया दाराम ने। मुझे पता होता तो मैं भी मांग लेती। इसने अपनी तरफ से सफाई देना चाही, मगर इसके अल्फाज पर शाइना बेगम और रानिया को तौहीन महसूस हुई। इसने तो डायरेक्ट मांगने वाला बना दिया था। दाराम बेचारगी से दर्द करता सर दुबाने लगा। शट अप, ये क्या बकवास कर रही हो? दाराम को इन बातों का बाखूबी एहसास है, तभी इसने रिश्ता तय होते ही मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दिए थे। हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कहने की। शाइना बेगम ने दूसरे अल्फाज में इसे इसकी हैसियत बताई थी। दाराम ने लब बेच लिए। मुझे नहीं पता था, वरना मैं अकाउंट खुलवा लेती। असबा की भीगी आवाज़ और जुमले पर दाराम ने बेसाख्ता इसे देखा। वो समझ रहा था कि गलती इसी की नहीं है, गलती दाराम की थी। शायद इसने कैसे सोच लिया था जहाँ सबकी शॉपिंग एक साथ हो रही है, असबा की भी वो लोग कर लेंगे। मगर इसे अब एहसास हुआ इन लोगों ने इसे अपनी फैमिली में अभी तक शामिल नहीं होने दिया था। शाइना बेगम ने इसकी आंसू भरी आंखों पर तमस्कुर से इसे देखा था। रानिया अनजान बनी इसकी गोद से सोए हुए हादी को लेकर सुलाने चली गई। दाराम ने कुछ कहना चाहा। असबा झटके से उठी और वहाँ से निकल गई। कि हानिया अपने रिसेप्शन का ड्रेस खुद ले रही है? दाराम ने संजीदगी से सवाल किया। अरे नहीं बेटा, वो तो सफ़ीर की मदर ने कहा था हानिया को साथ ले जाकर कर लेंगी। शाइना बेगम ने ज्वेलरी चेक करते हुए बताया। तो क्या आपके पास पैसों की कमी हो गई थी? असबा को आप क्यों नहीं लेके गई? या चले खुद ही ले आती, मुझे लगा था आप लोग इसकी शॉपिंग करेंगे। मैं वाकई बिजी था, इससे पूछा ही नहीं। दाराम ने संजीदगी से इन्हें देखा। इसके लहजे में नाराज़गी छलक रही थी। शाइना बेगम ने रुक कर इसे देखा। बेटा, हमें इसकी चॉइस का नहीं पता था, पैसे बिल्कुल कम नहीं हुए, तुमने तो ज़रूरत से ज़्यादा दिए थे। हमें इसने कहा ही नहीं, वो कभी बाहर नहीं गई तो मैंने नहीं कहा। वो नरमी से वजाहत देने लगी। दाराम का चेहरा बेतासुर रहा। वो खाली नज़र इन पर डालकर वहाँ से चला गया। शाइना बेगम को असबा से शदीद नफरत महसूस हुई थी, जो मुसलसल इनके और दाराम के दरमियान दरार पैदा कर रही थी। वो यूनी से सीधा हॉस्पिटल पहुँच गई। रिमाब को शॉपिंग करवाने का कहा था। हानिया की शादी, असबा का रिसेप्शन जो अल्लाह अल्लाह करके तह पाया था और इसे सबसे बेहतरीन तैयारी करना थी, मगर रिमाब की मसरूफियात इसकी शॉपिंग का सुनकर ही कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आज इसने यही इलाज ढूंढा था। सर पर सवार हो जाएगी तो वो भी वक्त निकाल ही लेगा। एक वार्ड बॉय को बुलाकर डॉक्टर रिमाब का पूछा तो वो अजीब नज़रों से घूरने लगा। मिस, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वो यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं, कोई हकीम की क्लिनिक नहीं आई हुई आपके यहाँ कॉरिडोर में खड़े होकर पूछेंगी वो कहाँ हैं और वो भागते हुए आ जाएंगे। शायद वो सारा दिन ड्यूटी करता अच्छा खासा जिच हो चुका था, तभी खड़े खड़े तकरीर करते हुए अपनी इल्मियत झाड़ता चला गया। अजवा तो मुंह खोले खड़ी रह गई। इतना एडवांस बंदा एक सवाल पर 100 नंबर का मजमून सुनाकर चलता बना। बेहुदा इंसान ना हो तो जो पूछा वो तो बताया नहीं। वो बड़बड़ाकर रिमाब के रूम की तरफ बढ़ी। एक नर्स तेज़ी से गुजरती नजर आई तो डरते डरते इससे सवाल कर लिया। डॉक्टर रिमाब बिजी हैं? इसने इस बार ज़रा आहिस्ती से सवाल किया था। जी हाँ, वो एक सर्जरी में बिज़ी हैं, आप वेट कर लें। नर्स का लहजा बेजार था, मगर इसने तमीज़ से जवाब दिया। मैं इनकी वाइफ हूँ, इनका रूम खोल दे मुझे। इस बार अजवा ने अपना तारुफ देकर इससे कहा तो वह ठटक कर रुकी और रूम खोलकर अदब से इसे अंदर आने का रास्ता दिया। अजवा अंदर जाकर इसकी चेयर पर बैठी।
टेबल पर पड़ी पेशेंट फाइल्स देखती। टाइम पास करने लगी, जाने कितनी देर हो गई। बैठी बैठी बोरियत से नींद आने लगी तो वो उठकर टहलने लगी। इस बार जो रिमाप के लिए इतने दिन शॉपिंग वाली बात इग्नोर करने का गुस्सा था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। वो वाकई मसरूफ़ था, इसे एहसास होने लगा इसकी मसरूफियत और थकन का। वो तो इससे घर जाकर आराम भी करने नहीं देती थी। वो ख़ुद को मलामत करती असबा का नंबर मिलाने लगी थी, मगर रिस्पॉन्स ना मिला तो ठंडी आह भर कर रह गई। यानी अभी इसका सेंसिटिव पीरियड ख़त्म नहीं हुआ और वो किसी ना किसी बात पर या उदास होगी या रो रही होगी। ऐसे में कॉल्स तो वो अटेंड करती नहीं थी। वो सोच में गुम थी जब रिमाप कमरे में दाखिल हुआ। वाइट ओवरऑल उतारता इसे और देखकर चौंका। अजवा ने देखा इसके चेहरे पर थकन और आंखों में सुर्खी थी। तुम यहाँ कब आई? खैरियत थी ना? रिमाप कोट हैंग करता चेयर पर गिरने के अंदाज में बैठा था। खैरियत है, मैं यूनी से यहाँ आ गई। सोचा था आपके साथ शॉपिंग करने जाऊँगी। अजवा भी सामने बैठकर बोली और इसका थकन ज़दा चेहरा देखा। आंखें मसलते हुए वो सीधा हुआ। यार मुझे वक्त नहीं मिल रहा था। क्या करूँ, पेशेंट आ जाए तो जाहिर है रुकना पड़ता है। अच्छा मैं चाय पीकर 5 मिनट तक ले चलता हूँ। ओके। वो बेचारगी से माजरत करते हुए नरमी से बोल रहा था। अजवा को इस पर तरस आने के साथ साथ खुद पर गुस्सा आया। क्या आप फारिग हैं अब? अजवा ने इसे तकते हुए सवाल किया तो वो मुस्कुराया। इसे लगा वो अपनी शॉपिंग के लिए पूछ रही है। अब फ्री हूँ, तुम थक गई हो? काफ़ी वक्त हो गया है ना आए हुए, चाय पीना चाहोगी? रिमाब ने अपनायत से जवाब देते हुए पूछा। नरम नज़रें इसके चेहरे पर जमी थीं। अभी तो बहुत वक्त है, शादी में घर चलते हैं, मैं अच्छी से चाय भी बनाकर पिलाऊंगी आपको, रेस्ट कीजिएगा। अजवा नरमी से बोलती उठकर अपना बैग उठा रही थी। रिमाब इस काया पलट पर चंद लम्हे तो हैरत से इसे देखता रहा, फिर मुस्कुरा दिया। कितनी बीवी बीवी सी लग रही हो, प्यार से बोलते हुए। सारी थकन उतर गई कसम से। चलो घर जाकर फ्रेश भी हो लूँगा, तुम्हारे इन प्यारे प्यारे हाथों की बनी चाय भी पी लूँगा। आज शॉपिंग पक्की, बल्कि डिनर भी बाहर करेंगे। रिमाब उठकर इसके पास आया और इसके हाथ लबों से लगाते लगावट का मुजाहरा करते हुए बोल रहा था। अजवा इसके यकदम दीवानगी के बुखार चढ़ने पर सटपटाकर कमरे से निकली थी। रिमाब भी बालों से हाथों से बाल संवारते इसके पीछे चल पड़ा। कुछ वक्त पहले थकनज़दा चेहरा लिए जो डॉक्टर साहब रूम में गया था, इतना फ्रेश मुस्कुराता चेहरा लेकर निकला था। इसे देखती नर्सेस भी हैरान हुई थी। असबा आओ शॉपिंग करने चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर भी जाएंगे। दाराम कमरे में दाखिल हुआ तो सामने वो सिटिंग एरिया में सोफे पर टांगें समेट कर बैठी, घुटनों पर सर रखे उदास लग रही थी। दाराम इसके पास बैठकर नरमी से बोला, नहीं मैं कभी शॉपिंग वगैरह के लिए नहीं जाती, या मामा लाती थी या ऑनलाइन पसंद करके लेती हूँ। असबा संजीदगी से बोलती, काफ़ी नाराज़ सी लग रही थी। ओके लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। दाराम ने इसका हाथ थामा, मगर वो इससे रुख फेरे बैठी रही और हाथ खींच दिया। आप बिज़ी रहते हैं, जब वक्त मिला करें रेस्ट किया करें। मैं ठीक हूँ ऐसे ही, मेरी फ़िक्र मत करें। असबा के जवाब पर वो लब काटता इसे देखने लगा। वो पहले भी शाइना बेगम की इससे भी ज़्यादा तलख बातें सुनती और सहती रही है, आज क्यों इतनी हैवी हार्टेड हो रही थी? वो समझ नहीं पा रहा था। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मेरी कोई बात बुरी लगी? आई एम सॉरी, इन लोगों ने शॉपिंग के लिए अकाउंट में रकम भेजी और तुम्हारा ख्याल नहीं किया। मैंने बहुत बड़ी गलती की। दाराम ने नरमी से इसके कंधे पर हाथ रखकर निदामत भरे लहजे में कहा। असबा घुटनों के गिर्द बाजू फैलाकर घुटनों में मुँह छुपा गई। असबा क्या तुम ठीक हो? परेशान होने लगा इसके अंदाज पर। वो ऐसा तो कभी नहीं करती थी। क्या दिन टाइम कुछ ज़्यादा कह दिया किसी ने? मगर जब वो आया तब वो इन्हीं लोगों के साथ बैठी थी और ठीक ही थी। दाराम उलझता जा रहा था। थकन एहसाब पर पहले ही सवार थी। बेला की ख्वाहिश के अब वो साथ रहेगी, ऊपर से असबा की अचानक खामोशी। परेशानी से इसका सर दर्द करने लगा। असबा जो बात है मुझसे करो प्लीज़, वो भारी आवाज़ में बेचारगी से बोला। असबा की इसकी तरफ पुश थी। वो इसी तरह इसे गिर्द बाजू फैलाता इसे सीने से लगा गया। असबा की आंखें फैलीं, दिल की रफ्तार शिद्दत पकड़ गई। वो पूरी तरह घबराकर इसका हिसार तोड़ने की नाकाम कोशिश करती बौखला गई थी। मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैंने अपने लिए कुछ वक्त पहले कुछ ड्रेसेस वगैरह पसंद करके ऑर्डर कर लिए थे। मैं जानती हूँ आपने कहा भी था आप मैरिड हैं और मुझसे शादी नहीं करना चाहते, मगर मैंने खुद ये ज़िंदगी चुनी थी। अब आपसे गिला करने का कोई हक़ नहीं रखती, चाहे आप अपनी फैमिली को बिना कहे शॉपिंग के पैसे दें या इनकी ज़रूरियात पूरी करें और मुझे आपको याद दिलाना पड़े हर बार कि मैं भी हूँ। अब आइंदा मैं कोशिश करूँगी ऐसा वक्त ही ना आए। आज पप्पो ने मुझे मेरी हैसियत वाज़ेह कर दी, मुझे यहाँ मांग कर ही मिलेगा सब। वो इसके हिसार में भीगती आवाज़ में बोलती, फूट फूट कर रोदी थी। दाराम की गिरफ्त ढीली पड़ी। वो पीछे होकर नदामत और शर्मिंदगी से इसे देखने लगा। वो घुटनों में मुँह छुपाए कांपते वजूद को सोफे की पुश्त से टिकाती रो रही थी। दाराम को अपना आप मुजरिम महसूस हुआ। एक और इल्ज़ाम अपनी ही मोहब्बत पर लगवा बैठा था। वो वाहिद इंसान होगा जो उससे बेपनाह मोहब्बत करने के बावजूद इसका दिल दुखा देता था, रुलाता था और अभी तक अपनी फैमिली में इसकी हैसियत दुरुस्त नहीं कर पाया था। मुझे सब मालूम था, आपका कोई कसूर नहीं, मैंने खुद ये ज़िंदगी चुन ली। वो रोते हुए
बार बार कहती जा रही थी दाराम पत्थर का हो गया, इसे ज़िंदगी में शामिल करके। वो इसे पछताने पर मजबूर कर गया। वो तो सब अच्छा रखना चाहता था। वो तो बहुत केयर करता था। शदीद थकन के बावजूद इसे घंटों सुनता था, इसके हर शौक़ को दिल से कबूल किया था। कोई पाबंदी नहीं लगाई और फिर भी वो पछता रही थी तो ज़रूर दाराम शाह शिराजी को मोहब्बत करना ही नहीं आई। इसे तरीका ही नहीं आया अपने से सबसे अजीज़ इंसान को अपने करीब करने का, अपनी आदत डालने का। इसे सब ज़ाया होता महसूस हो रहा था और अज़बाज पप्पो की कही बात पर ख़ुद को मुलामत करने लगी। इसे दाराम पर ज़बरदस्ती की जिम्मेदारी बनकर नहीं आना चाहिए था। इसे अपनी ज़रूरत पर भी कभी कहना नहीं पड़ा था। बाबा ने हमेशा बिन कहे सब मुयस्सर किया था और आज इसे कहा गया था वो खुद याद रखती और मांगती कि इसे शॉपिंग करनी है। अपने ही वलीमे का ड्रेस लेने के लिए वो खुद इन लोगों से कहती। इसे ज़िल्लत महसूस होने लगी। दाराम पर गुस्से के बजाय तरस आने लगा। वो बिन बुलाए मेहमान की तरह इसके घर में आई थी और दाराम को भी मुश्किल में डाल दिया, जो पहले से शादीशुदा अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रहा था। असबा को अपने जज्बाती फ़ैसले पर पछतावा होने लगा। वो दोनों बिल्कुल पास बैठे, अपनी अपनी जगह अपनी ज़ात को मुजरिम बनाए अफसरदा थे। रिमाब इसे शॉपिंग करवा रहा था कि दाराम की कॉल आने लगी तो इसने अटेंड करके सेल कान से लगाते हुए अजवा को एक मैक्सी की तरफ इशारा किया, जिसे इसने मुंह बनाकर रिजेक्ट कर दिया। वो जिच हो गया। अजवा बहुत ज़्यादा वक्त ले रही थी ड्रेसेस पसंद करने में। वो तो चल चल कर ही थक गया था। हेलो दारी, क्या हाल है? वो अजवा को इसके हाल पर छोड़कर बात करने लगा। रिमाब, मुझे तुमसे अजवा की बात करनी है। दाराम के जुमले पर वह चौंका और परेशान हुआ। दाराम क्या बात करने वाला है? अजबा बहुत अपसेट है। मामा ने शॉपिंग वगैरह की बात पर हार्श वर्डिंग की। ऑनेस्टली ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मगर आज अजबा बहुत हैवी हार्टेड हो रही है। मुझे लगता है कोई और बात भी होगी शायद। क्या तुम्हें या अजवा को कुछ बताया इसने? दाराम ने अपनी भारी आवाज़ में बोलता काफ़ी फिक्रमंद लग रहा था। रिमाब को भी परेशानी हुई। वो पास खड़ी अजवा का बाजू पकड़कर एक साइड पर हुआ। अजवा, क्या तुम्हारी अजबा से कोई बात हुई? दाराम कह रहा है वो बहुत उदास है। इससे क्या प्रॉब्लम है? रिमाब परेशान सूरत लिए इसे देख रहा था, जबकि दूसरी तरफ दाराम भी मुतवज्जा था जानने के लिए। आजकल इसका सेंसिटिव पीरियड ऑन है। पुप्पो या हानि लोगों ने कुछ कहा होगा जो इसने दिल पर ले लिया। वो कल तक ठीक हो जाएगी अगर मज़ीद कोई बात ना हुई तो, अजवा ने लापरवाही से बताते हुए कहा। और रिमाब की हैरत पर ज़रा रुकी। वैसे एक बार बात करके पूछ लूँगी अगर इसने कॉल अटेंड की, वरना वो आजकल कॉल्स भी नहीं सुन रही। अजवा के मज़ीद इंकशाफ पर रिमाब ने ताज्जुब से सर हिलाया और दाराम को बताया। दाराम रिलैक्स होने के बजाय मज़ीद परेशान होने लगा। ऐसे तो नहीं चलेगा रिमाब, इसे कल तक के लिए उदास छोड़ दूँ, दाराम ने परेशानी से कहा। तो रिमाब को इसका यूँ फ़िक्र करना सुकून पहुँचा गया था। दाराम अंगूठे से माथा मसलने लगा। जब से अजबा इस घर में आई थी अपनी बातों से ही इसे फ्रेश कर देती थी, मगर आज इसका यूँ खामोश रहना इसकी थकन में इजाफा कर रहा था। वो कॉल काट कर अजबा को देखने लगा, जो यूँ बैठी थी जैसे इस रूम में अकेली हो। कुछ वक्त गुजरा होगा कि अजबा के सेल पर अजवा की कॉल आने लगी। शायद वो घर वापस जाते हुए रास्ते में ही कॉल कर रही थी। दाराम ने मोबाइल उठाकर अजवा के करीब टेबल पर रख दिया। कॉल फिर से आ रही थी तो इसने अटेंड कर ली। अजबा, बस कर दो, आई नो तुम सेंसिटिव हो रही हो, मगर दाराम भाई का ही ख्याल कर लो। इतने परेशान हैं तुम्हारे रवैये से, इन्हें क्यों तंग कर रही हो? अजवा ने नरमी से इसे समझाते हुए दाराम का एहसास दिलाया। मैं कोई सेंसिटिव वगैरह नहीं हो रही, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो रही है पिया। जब से आई हूँ इनकी फैमिली में जो भी बात हो कसूरवार मुझे ठहराते हैं सब। जाने क्या क्या बोलकर ऑफिस चले जाते हैं। पीछे पुप्पो लोग मुझे जताते रहते हैं कि मैं झगड़े करवा रही हूँ। आज तो हद हो गई। उन्होंने पुप्पो और रानी आपी को बिना कहे शॉपिंग के पैसे दे दिए और मुझे अपनी सुननी पड़ी। पुप्पो कहती हैं मुझे अपनी ज़रूरियात खुद याद रखनी होंगी, मुझे मांगना पड़ेगा। अब मैंने आपकी वजह से ज़बरदस्ती शादी कर ली है ना इनसे, मुझे दाराम जिम्मेदारी ही नहीं समझते। वो फट पड़ी थी अजवा, गड़बड़ा कर रिमाब से दूर हुई। अगर ये शादी वाला मशवरा इसके कान में पड़ जाता तो फिर से अलग अदालत लग जाती कि इसकी मासूम बहन से ये काम भी करवाती रही है वो। रिमाब ने आधी सुनी बातों पर ड्राइव करते हुए सवालिया नज़रों से इसे देखा, जबकि अजबा इसके समझाने पर इससे भी नाराज़ होती कॉल काट गई। कुछ वक्त पहले ही जो रोने को स्टॉप लग गया था फिर से शुरू हो गई। पीछे ठहर कर इसकी बातें सुनता दाराम अपनी जगह साख्त हो चुका था। वो इसे खुद से वज़न करता रहा और इसे पता ही नहीं चला। वो तो इसकी आसानियों के लिए शाइना बेगम और बहनों से बहस करता रहता था। इससे आज पता चल रहा था इसकी बातों पर वो लोग जो खामोश हो जाते थे पीछे अजबा को सुनाते थे। वो सर थाम कर रह गया। अजबा की जिस्कियाँ हथौड़े की तरह दिमाग में लग रही थी।